हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है राजनीतिक सिद्धांत और विचार, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो शांति पर्व का संबंध कौटिल्य से है। तो इसका प्रतिपादन जो किया गया था सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत में, दोनों में किया गया था। दिव्य अधिकार का मतलब दैवीय सिद्धांत, यानी सामाजिक सिद्धांत और जो दैवीय सिद्धांत था, इन दोनों में इसका प्रतिपादन किया गया था। आप देख सकते हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में सामाजिक समझौते तथा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है और मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी तथा दैवीय सिद्धांत मनु के समान है, क्योंकि राजा को एक महान देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी के अनुसार। तो गांधी के अनुसार क्या है? लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित हैं। यानी महात्मा गांधी का मानना था कोई भी काम करें उसके लिए साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, यानी लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गांधी जी का दर्शन चूंकि एक नैतिक दर्शन है, यानी उसमें मॉरलिटी है, और तो वे साध्य एवं साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। तो गांधी के शब्दों में साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान, यानी साधन जो है बीज है और साध्य जो है वृक्ष है। जिस प्रकार से वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार से साधन और साध्य में भी गांधी जी ने संबंध बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। तो किसका कथन है? सार्वजनिक कल्याण जो है विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कहा था बेंथम ने, जिसने सुख और दुख का सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद से संबंधित है। इसी में कहा था कि सार्वजनिक कल्याण जो है विधायक का क्या होना चाहिए? ध्येय होना चाहिए, यानी सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन बेंथम का है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगितावाद को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो ये कहा था रूसो के द्वारा, यानी प्रकृतिवादी विचारक ने, रूसो कहते हैं कि सभी व्यक्ति जो है जन्म से समान होते हैं, लेकिन समाज में आने के बाद वो क्या हो जाते हैं? असमान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक मासूम निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य समाज को जन्म दिया जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य की दुश्मन बन जाती है। ये रूसो का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? तो सामान्य से विशेष की बात कर रहा है, तो सामान्य से विशेष जो है आपका निगमनात्मक पद्धति, ठीक है, निगमनात्मक पद्धति से संबंधित है और इसका संबंध जो है प्लेटो से हो जाएगा। निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम एवं आधारभूत सिद्धांत मानता है। वे एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और आगमनात्मक सिद्धांत जो है अरिस्टोटल यानी अरस्तु से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, यानी विश्व क्या है? उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। आप देख सकते हैं मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता है, यानी डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है, तथा इसी के आधार पर विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है, ये मार्क्स का मानना था। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद हैं। ठीक है, नैतिक अधिकारों के जो सिद्धांत हैं वो मानते हैं कि समाज में जो अधिकार हैं पहले से ही मौजूद हैं। ये उसकी एक आलोचना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में जो पूर्व अधिकार मौजूद थे, नैसर्गिक अधिकार से तात्पर्य वैसे अधिकार से है जो एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने ही चाहिए, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
ये तीनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी नैसर्गिक अधिकारों के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का पात्रता यानी हकदारी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। संपत्ति का जो पात्रता का सिद्धांत था उसे हकदारी का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया था, जो स्वतंत्रवाद से संबंधित है। नॉजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी का सिद्धांत है, जो कि वितरणात्मक न्याय के दृष्टिकोण से प्रतिकूल है। उनके अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के किसी कार्य का विरोध करता है तो जो कि व्यक्ति का हक है तो यह अन्याय होगा। ये रॉबर्ट नॉजिक का मानना था। अगला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पीजीटी और नेट में पूछा गया है। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई जो मानते हैं व्यक्तिवादी विचारक, ठीक है। राज्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन राज्य के व्यष्टिवादी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। उदारवादी सिद्धांत तथा अराजकतावादी सिद्धांत राज्य को बुराई के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। अगला है हमारा, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित अभिकथन और तर्क। यानी प्रजातांत्रिक समाज विविधता में एकता को महत्व देता है और सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है। तो इसका राइट आंसर हो गया, ए तो सत्य है, परंतु क्या है, आर क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है तर्क सांस्कृतिक बहुलवाद, ठीक है। सो सांस्कृतिक बहुलवाद की बात कर रहा है, मल्टीलेटरल कल्चरलिज्म की बात कर रहा है, तो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है कह रहा है, जबकि वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है और प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र एवं समाजवादी सिद्धांत का मिश्रण है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र तथा समाजवादी राज्यों दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। तो इसमें गुण की बात कर रहा है, वहाँ पे जो है अड़चन की बात कर रहा है, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट मॉर्टन के द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो ये है नौकरशाही के साथ संबंध, ठीक है। रॉबर्ट मॉर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा का संबंध नौकरशाही से हो जाएगा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रॉबर्ट मॉर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा नौकरशाही से संबंधित है। नौकरशाही शब्द मैक्स वेबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्कों को ढकने के वाले कपड़े के लिए किया जाता था और बाद में ये प्रचलन में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? यानी अल्प विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है सामिर आमीन ने किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अल्प विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक सामिर आमीन हैं। अल्प विकास अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जहां संसाधनों का सक्रियता से प्रयोग हो रहा है, परंतु उसका प्रयोग इस ढंग से हो रहा है कि उनका लाभ जो है प्रधान वर्ग को होता है, उस देश की गरीब जनता को नहीं जहां संसाधन वर्तमान हैं। ये सामिर आमीन का मानना था। अगला है हमारा, सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद की किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो द्विसदनवाद जो है किसकी है? संघीय व्यवस्था की, ठीक है, यानी फेडरलिज्म की। आप देख सकते हैं संघीय सरकार के लक्षण निम्न हैं, जैसे द्विसदनवाद, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से हो जाएगा और बहुदलीय व्यवस्था का संबंध जो है भारत से हो जाएगा। अनेक दल हैं यहाँ पर, और मत संग्रह की जो बात की जाती है स्विट्जरलैंड में की जाती है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड है और वहाँ पे जो है मत संग्रह किया जाता है। और यथोचित विधि का जो प्रक्रम का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर एक सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका जो है रॉबर्ट ए डहेल, ठीक है, रॉबर्ट ए डहेल का मानना था डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रॉबर्ट डहेल की डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक रॉबर्ट डहेल की है। और पुतनाम, यहाँ पर पटनाम दिया गया है तो पुतनाम है। पुतनाम के द्वारा जो है विविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली, ठीक है, विदिक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली की बात पुतनाम के द्वारा की गई थी। और फ्रांसिस फुकुयामा की बात करेंगे, एंड द
एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की है, और अंतिम ऑलमंड और पावल के द्वारा लिखी गई थी सिविक कल्चर लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सिविक कल्चर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, नीचे वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही कूट का चयन कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। पहला है, यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है हमारे वहाँ जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार अमेरिका में जो है सीनेट उच्च सदन होता है। और यूएसए में, और तर्क है, यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है, यानी उच्च सदन माना जाता है, और यूएसए में समस्त जो राज्यों को सीनेट में जो है समान प्रतिनिधित्व, यानी 2-2 सीटें प्रत्येक स्टेट को होती हैं। आप इसे देख सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संविधान निर्माताओं ने सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। तो हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। और तर्क है इसका, हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। तो सी में इसका जो है ए राइट हो जाएगा, लेकिन इसमें तर्क जो है रॉन्ग हो जाएगा। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वस्तु दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जब इनके हित संकट में होते हैं तब ये सक्रिय हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएसए के निम्नांकित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आ जाएंगे, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी आ जाएंगे, उसके बाद जॉर्ज बुश आ जाएंगे, और अंत में बिल क्लिंटन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को सही अनुक्रम में लिखिए। तो इसको अनुक्रम में बैठाना है आपको, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहला इसका हो जाएगा। दूसरे में आएगा बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, ठीक है, इसका फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद जो है यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई थी, जो तीसरा आ जाएगा। और अंत में जो आपका यूएसए में न्यू डील यानी लेजिस्लेशन, नव संविदा कानून आ जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा जा चुका है बार बार। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विकास प्रशासन की बात एडवर्ड विडनर के द्वारा की जाती है, और उसको लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के बारे में उनके द्वारा कहा गया था। यानी एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख एवं परिवर्तन उन्मुख के रूप में परिभाषित किया है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी ने अपने एक लेख में, ठीक है। तो विकास प्रशासन की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो यूएल गोस्वामी राइट आंसर हो जाएगा। अपने एक लेख में द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया है। इसका अर्थ प्रशासन के आधुनिकीकरण से लिया जाता है। अगला है, भिन्न विभागों के बीच आने वाली या आने जाने वाली संसूचना क्या है, ठीक है। तो ये पार्श्वीय संप्रेषण होता है। आप संप्रेषण जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, उसमें देख सकते हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण और पार्श्वी संप्रेषण, 4 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो भिन्न भिन्न विभागों में, ठीक है, बीच आने वाले जो सूचना होती है उसको पार्श्वी संप्रेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना पार्श्वी संप्रेषण है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है, और यह 2 प्रकार से होता है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। अगला है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। करिश्माई सत्ता की बात जो है मैक्स वेबर यानी नौकरशाही सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया था, मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। प्रशासनिक व्यवहार की बात हर्बर्ट साइमन करते हैं। विकास प्रशासन एडवर्ड विडनर के द्वारा किया जाता है, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात फ्रेड रिक्स के द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही है। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यसभा द्वारा
कौन सा सही है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, यानी केवल राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, लोकसभा के द्वारा भी निर्वाचित होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 5 वर्ष होता है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति। आप देख सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की ही तर्ज पर बनाया गया है। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलित पैंथर मूवमेंट का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र में 1972 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया, तो वो थी जाति। आर्टिकल 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, तथा आयोग के संबंध में उपबंध करता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी, 3743। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ तो सीपीआईएम का संबंध, ठीक है, तो सीपीआईएम गठबंधन का हिस्सा नहीं था, परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का संबंध 280 से, यानी ए का 4th हो जाएगा। और वित्तीय आपातकालीन स्थिति, ठीक है, तो वित्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 360 में की जाती है, यानी इसका पहला हो जाएगा। और राज्यसभा का संबंध किससे हो जाएगा, राज्यसभा की बात करेंगे तो इसका जो है 31 से हो जाएगा। और संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 हो जाएगा। यहाँ पे 31 नहीं होना चाहिए था, आप देख सकते हैं राज्यसभा का 312, ठीक है, 31 की जगह 2 मिसप्रिंट हुआ है, 312 आना चाहिए। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे 360, राज्यसभा की बात करेंगे यानी अपर हाउस की बात करेंगे तो 312, और संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो आर्टिकल 368। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। माल्ले मिंटो सुधार, ठीक है, पहला है माल्ले मिंटो सुधार का संबंध जो है 1909, पहले का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और दूसरा है मॉन्टफोर्ड सुधार, इसे मॉन्टेस्क्यू फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह है 1919। और तीसरा है स्वदेश और बहिष्कार का जो आंदोलन किया था 1905 में किया था, बंगाल विभाजन के टाइम पे। और गृह शासन आंदोलन का संबंध जो है 1916 से हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नांकित का सही अनुक्रम बताइए, तो क्रम में लगाने की बात कर रहा है। पहला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी वाद इसमें एक साथ दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो मामला आया था 1950 में आया था। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में, जो बेसिक स्ट्रक्चर से संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित है। और तीसरा है आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975 में की गई थी, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उसी के 1 साल के बाद 1976 में, ठीक है, लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालानुक्रम बताइए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, उसके बाद मोरारजी देसाई आ जाएंगे 1977 से 79, उसके बाद चौधरी चरण सिंह आ जाएंगे 1979 से 80 के बीच, और अंत में बीपी सिंह 1989 से 90 के बीच में, जिस समय भारत ने एलपीजी को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। तो अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठापित होता है।
देख सकते हैं संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इन्हें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है। अगला है फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन। भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगा। कौन सी है पावर ऑफ सेपरेशन में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और भारत में संघीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर दोनों जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसीलिए शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को देखती है, जबकि राज्य सरकार जो है क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे को देखती है। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग वर्तमान में 1950 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को हटाकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया है। अब 1950 में भारत सरकार की कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात गैर संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? तो नागरिक सेवा की जो भर्ती होती है लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर आधारित है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर आधारित है। नागरिक सेवा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है। प्रारंभ में इस सेवा में भर्ती के लिए परीक्षाएं जो है ब्रिटेन में होती थी, किंतु बाद में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होने लगा था। अगला क्वेश्चन है भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो आकस्मिकता निधि, ठीक है, कंटीजेंसी फंड, तो इसका संबंध जो है राष्ट्रपति से है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संसद की भारत की आकस्मिकता निधि का गठन करने की अनुमति देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होती है और आर्टिकल 267 के अंतर्गत आती है, जिसमें एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति का होता है। और दूसरी जो निधि होती है कंसोलिडेटेड निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचयी निधि, उसमें जो है पार्लियामेंट का अधिकार होता है। अगला है लोक प्रशासन से संबंधित। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? तो आधुनिक नौकरशाही की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कानूनी विवेकपूर्ण। ठीक है, आधुनिक नौकरशाही क्या है? कानूनी और विवेकपूर्ण, कानून के अनुसार और विवेक से। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही वैधानिक प्रभुत्व नामक सत्ता के प्रकार के अंतर्गत आती है। विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही को वह संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप मानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा निम्न से उधार ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन एवं स्टाफ जो एजेंसियां हैं वो सैनिक प्रशासन की देन है, यानी सैनिक प्रशासन से हमने इसको लिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण की अवधारणा सर्वप्रथम सैनिक संगठन में प्रचलित हुई थी। उस कल्पना को नागरिक संगठन और प्रशासन पर भी लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो 14 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है, उसी में वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत भी है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी मानव संबंध सिद्धांत के द्वारा की गई थी। एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत है, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं एल्टन मेयो ने संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मानव संबंध उपागम पर बल दिया था। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की तरह तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर बल देने की बजाय प्रबंधकों की मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों के संबंध स्थापित करने पर ध्यान देने की बात कही थी। अगला है हमारा, निम्नांकित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम बताइए। तो इससे देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिकल सिद्धांत आ जाएगा जो हेनरी फ्यूएल की द्वारा दिया गया था। उसके बाद मानवीय संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का, उसके बाद निर्णय सिद्धांत हर्बर्ट साइमन का, और अंत में सार्वजनिक विकल्प का सिद्धांत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई और भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। भारत की संसद में राजनीतिक दल जो है सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं, इसीलिए लोकपाल की जो संस्था है सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति से नहीं बना पाए हैं।
ठीक है। लोकपाल संस्था के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी आएंगे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के निदेशक के चयन की सिफारिश करेगी, ये मानना है। अब अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित शीत युद्ध कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड ब्रूच के द्वारा किया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड ब्रूच ने सर्वप्रथम किया था और शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला का नाम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। जो यूएनओ की जो महासभा है उसमें मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जो है 1944 को वॉशिंगटन में हुआ था। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा रखने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। अगला है हमारा एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो एशिया एवं सुदूर पूर्व जो आर्थिक आयोग है इसका कार्यालय जो है 43 का ए यानी बैंकॉक। आप देख सकते हैं एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का जो प्रधान कार्यालय बैंकॉक में है। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है यानी राजधानी है। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। यह आसियान संगठन का भी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नलिखित में से एक लेख द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन हेंस जे मार्गेनथाउ ने दिया था। यह विचार यथार्थवादी विचारक जो थे ये यथार्थवादी विचारक थे और यह विचार सार्वजनिक सुरक्षा की अवधारणा से संबंधित है, जो इस बात में विश्वास करती है कि किसी राष्ट्र पर आक्रमण होने पर सभी राष्ट्रों को एक राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और वर्तमान में नाटो इसी की ही देन है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित का सही कालानुक्रम बताइए। तो इस क्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में, उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, उसके बाद कासाब्लाम सम्मेलन 1943 में और अंत में जो है अटलांटिक चार्टर सबसे पहले 1941 में। आप इनसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों इंपॉर्टेंट हैं। अटलांटिक चार्टर बहुत बार पूछा गया है 1941। अगला है हमारा मार्टिन कापलान द्वारा दिए गए मॉडल प्रारूपों का सही क्रम बताइए। तो मार्टिन कापलान को देख लेते हैं। इसके द्वारा सबसे पहले जो शक्ति संतुलन, ठीक है, तो यानी पावर को बैलेंस करने की बात की गई थी और उसके बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनके द्वारा सुदृढ़ द्विध्रुवीय की व्यवस्था की बात की गई है और अंत में ये सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करते हैं। आप देख सकते हैं मार्टिन कापलान द्वारा दिए गए मॉडलों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले शक्ति संतुलन, फिर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था और सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका फरक्का बांध, ठीक है। फरक्का बांध का संबंध भारत और बांग्लादेश से हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा है 1, 2, 3 आणविक समझौता जो हुआ था भारत और यूएसए के बीच हुआ था, ठीक है, बी का 4th हो जाएगा। तीसरा है सीमाओ शास्त्री समझौता, और सीमाओ शास्त्री समझौता जो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। और शांति एवं मैत्री संधि जो है 1950 में किसके बीच हुई थी, भारत और नेपाल के बीच हुई थी, जिस संधि का भी जो है काला पानी विवाद से भी संबंध जोड़ा जा सकता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। फिर इसको वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। इनिस क्लॉड, ठीक है, इनिस क्लॉड का जो संबंध है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हो जाएगा। इनिस क्लॉड का संबंध जो है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन से, पहले का पहला हो जाएगा। इनिस क्लॉड का संबंध पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन से हो जाएगा और के.जे. होलस्टी का संबंध जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हो जाएगा। के.जे. होलस्टी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी बी का 4th हो जाएगा। और ए लेरॉय बर्नेट के संबंध जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इशूज से हो जाएगा, ठीक है, सी का जो है दूसरा हो जाएगा। और
के नोर एवं जे एन रोसेना के द्वारा जो है डी का जो है तीसरा यानी कंटेंडिंग अप्रोचेज टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हो जाएगा, यानी डी का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, अभिकथन और कारण से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता के बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित हैं और वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करते हैं कि उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्टेटमेंट दोनों राइट हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है। आप देख सकते हैं यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। इस सिद्धांत का जोर इस बात पर रहता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाना चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, न कि भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। अगला है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क से संबंधित। यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान यानी लिहाज बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपस में मैच नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन इसमें सही नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि मानवाधिकार जो है अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य हैं, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है कह रहे हैं। दूसरे में यूएनए के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान यानी लिहाज बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और बात दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में की कर रहे हैं, इसीलिए जो है ए और बी दोनों राइट हैं और उसकी व्याख्या सही नहीं है। आप देख सकते हैं यूएनए के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। मानवाधिकार अहस्तांतरणीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1944 को वाशिंगटन के अंतर्गत ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था और यह संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए गठित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।